उनकी उम्र 103 साल थी। 103 साल की उम्र में नॉर्मली लोग ये बोलते थे कि हमें कुछ ऑपरेशन करा के सब क्या करना है, ठीक करेंगे, अपन जाने वाले हैं। और वो माता जी की उनमें इतना जज्बा, उन्होंने बोला कि देखो डॉक्टर साहब, मैं ना पूरे बहुत साल से बंदे ही जाती हूँ और मुझे तो बंदे ही जाना है, चाहे मेरी लाइफ 6 महीने हो चाहे साल हो। दूसरे दिन उनको डिस्चार्ज भी कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना मंदिर जाना, ये सब चीज़ें। यूएसजी गाइडेड ब्लॉग, उसमें आपसे वो शिक्षे कोई शिक्षा नहीं, आपको पूरा एक्सपेरिमेंट से ये बोलते नहीं है, तो वो मैंने किया। मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगता है कि उसमें मैं सेटिस्फैक्शन फील करता हूँ, इसीलिए मैं वो करता हूँ और मुझे लगता है कि इसमें कोई रिग्रेट मुझे होगा। दुआएं और आशीर्वाद कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप किसी को बोल दें ये लो आप 500 रुपये मुझे आशीर्वाद दे दो, है और भी दुनिया में सुखन में बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। जी हाँ, दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, किफायती भी और महंगे भी, मगर इन सब डॉक्टर्स के बीच में कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों के विश्वास को जीत लेते हैं। डॉक्टरी सिर्फ एक पेशा नहीं है, अगर मात्र डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, मगर आपको डॉक्टर से बढ़ के अपने मरीज के दिल को छूना होता है तो सेवा, त्याग और समर्पण, इन तीनों चीजों का संगम बेहद जरूरी है। और इनमें अगर मेहनत मिल जाए तो क्या ही कहने, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। जो बिरले डॉक्टर होते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं, इसी कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे डॉक्टर बनते हैं। और ऐसे ही विरले डॉक्टर्स अपने मरीजों के दिल तक पहुंचते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं। कुछ ऐसे ही विरले डॉक्टरों में से एक है डॉक्टर धीरज दुबे। ये अवार्ड देखते हैं आप, ये तो एक छोटी सी बानगी है, ऐसी लगाने कितने सैकड़ों अवार्ड्स डॉक्टर धीरज दुबे हासिल कर चुके हैं। और इसके पीछे एक ही वजह थी, इनकी लगन, इनकी मेहनत और इनका समर्पण जो इनके मरीजों के प्रति इन्होंने दिखाया है। अवार्ड्स ऐसे ही नहीं मिल जाते, मेहनत करनी पड़ती है। जो डॉक्टर धीरज दुबे के यहाँ समय से पहले आ गए हैं, पता है क्यों? इसलिए कि यहाँ पे विजिटर्स का तांता लगा होता है। डॉक्टर धीरज दुबे एक समर्पित और अनुभवी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अपने कौशल और संवेदनशीलता से हजारों लोगों के जीवन में फिर से चलने, उठने और मुस्कुराने की ताकत दी है। डॉक्टर धीरज दुबे वर्तमान में जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम माने जाते हैं। 15 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर दुबे 24,000 से ज्यादा सफल सर्जरी कर चुके हैं। घुटनों और कूल्हों के जटिल से जटिल मामलों में भी उन्होंने मरीजों को नया जीवन दिया है। उनकी विशेष पहचान है उनकी आधुनिक जीरो टेक्निक और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, जिससे मरीजों को कम दर्द, तेज रिकवरी और बेहतर परिणाम मिले हैं। अपने प्रोफेशनल सफर में उन्होंने देश के प्रमुख संस्थानों में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं, जहां उन्होंने अपने अनुभव और विशेषज्ञता को और निखारा। मरीजों के बीच उनकी पहचान सिर्फ एक कुशल सर्जन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे डॉक्टर के रूप में है जो मरीजों की तकलीफ को समझते हैं, उन्हें विश्वास देते हैं और उन्हें फिर से एक सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी, एक डॉक्टर बनने के पीछे की कहानी, उनके अनुभव, उनके विचार और डॉक्टर मरीज के रिश्ते की वो सच्चाई जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। हमने सुना है इंतजार का फल मीठा होता है। इंतजार का फल सिर्फ मीठा ही नहीं होता, इंतजार का फल डॉक्टर धीरज दुबे भी होता है। ये आज हमने जाना। जी हाँ, एक लंबे इंतजार के बाद, इतने सारे मरीजों के बाद, आज अब हमारे नंबर लगा है। फुल एनर्जी के साथ डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर धीरज दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो द निमी शो में। और इस शो में हम डॉक्टर धीरज दुबे के साथ बात करने वाले हैं बहुत सारी, मतलब चुनिंदा बातें,
हम जानेंगे कि कैसे धीरज दुबे डॉक्टर धीरज दुबे बने, क्यों वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बने। डॉक्टर धीरज दुबे, आपने किस मोमेंट में तय किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में जाना है, और दूसरी कि बुजुर्गों को विशेष तौर पे मुझे देखना है। क्षमा दिल को छूने वाला सवाल आपने पूछा कि शुरुआत कहाँ से हुई। सो एक्चुअली शुरुआत बहुत पहले से, जब होता क्या था, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल का जो रास्ता था वो एसएमएस के सामने से होता हुआ निकलता था, एसएमएस मेडिकल कॉलेज। तो उस टाइम जब मैं उनको देखता था, कुछ ऐसे लोग सड़क क्रॉस करते थे, क्योंकि कॉलेज है, सड़क क्रॉस करके जब मेडिकल कॉलेज आता है तो कॉलेज से आपको हॉस्पिटल जाने के लिए वो तो वाइट कोट पहन के जब वहाँ से डॉक्टर्स निकलते थे जो स्टूडेंट्स थे, तो मैं उनको हमेशा देखा करता था। तो पता नहीं तब से उन लोगों को देखकर ही मेरे अंदर फिर एक क्यूरियोसिटी जागी कि यार ये डॉक्टरी है, करनी है, ये होती क्या है, कैसे होती है। फिर मैंने कई बार देखा जब हम हॉस्पिटल खुद जाते हैं तो पेशेंट्स डॉक्टर को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब अगर आप पेशेंट को ठीक करते हो तो वो बड़े दिल से आपको दुआएं देते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि यार ये फील्ड ऐसा है, मुझे कोई और फील्ड इसके कंपैरिजन में लगा ही नहीं। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आप सीधे लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, या आ सकते हैं तो लोग आपको उस नज़र से नहीं देखते या आपको उतनी दुआएं नहीं देते जितना डायरेक्टली फेस टू फेस आपको डॉक्टर में मिलती है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे जिनको देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये फील्ड चूज करना चाहिए। तो तभी से शायद मेरे मन में ये था, दिमाग में ये था कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। कौन सा वो पल था कि किसी बुजुर्ग को लेकर के आपके मन में पीड़ा पैदा हुई, आपने उनके दर्द को समझा? क्योंकि आपके पास आने से पहले जो हमारा रिसर्च है, जो हमने लोगों से बात की, उसको जानने के बाद में हमें ये पता चला कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में है बुजुर्गों के प्रति। कोई ऐसा क्षण होगा, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या रास्ते चलता कोई भी, जैसे बुद्ध भगवान के अंदर दया का भाव अचानक से जागृत हुआ, जो बिल्कुल राजसी आनंद से जी रहे थे, अचानक उनके मन में वैराग्य जागा। कहीं एक बुलबुला तो आपके मन में भी फूटा बना। देखिए, मैं शुरू से बात करें, जैसे सपोज मैंने जब डॉक्टरी के बारे में सोचा तो तब मैंने ब्रांच के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं। मैं ऐसा लगता है कि नहीं, हमें डॉक्टरी में जाना है। फिर जब डॉक्टर में सेलेक्ट हो जाते हैं, एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के ड्यूरेशन में हमारा डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट ब्रांचेस में एक्सपोजर होता है। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम सर्जिकल ब्रांच में भी जाते हैं, गायनी में भी जाते हैं, फिजिशियन में भी जाते हैं। तो उस टाइम से सर्जरी की तरफ तो इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा हुआ था कि मुझे सर्जन बनना है, पर सर्जन में ये डिसाइडेड नहीं था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना है। तो अगर सच बोलें तो क्योंकि डॉक्टरी फील्ड में सिर्फ पढ़ाई ही इतनी लंबी है, मतलब कई सालों तक आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, देन फिर आपको एक्सपीरियंस देना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में करते हैं। तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि रिप्लेसमेंट सर्जन बनना है या एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स को देखना है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉर्मली फ्रैक्चर के और एक्सीडेंट से पेशेंट्स ही ज़्यादा आते थे उस टाइम पे। तो हमने जब इनिशियली सिलेक्ट की थी तब ये था कि ऑर्थोपेडिक्स टॉप ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांचेज है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आगे सुपर स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है उस टाइम पे। ये सोच के मेरा रुझान ऑर्थोपेडिक्स की तरफ ज़्यादा हुआ था, और क्योंकि टॉप ब्रांचेज में आती थी, रैंक अच्छी थी ऊपर वाले की दया से, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार टॉप ब्रांच ही होनी चाहिए। बट जब हम उसके बाद मैं उसके अंदर उतरा ऑर्थोपेडिक्स में, मैंने देखा धीरे धीरे, तो इनिशियली तो हम लोग सिर्फ फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स को, ट्रॉमा पेशेंट्स को जो आते हैं उन्हीं को ऑपरेट करते थे, क्योंकि वो भी आपके अंदर एक जज्बा एकदम से, कोई जब पेशेंट आता है, फ्रैक्चर का पेशेंट ओपीडी में इमरजेंसी में आया और आपने उसको देखा, एक बार होता है कि बल्क में एक्सीडेंट हो गया, पीजी में ये सब लोग फेस करते हैं कि एकदम बस पलट गई, तो उस टाइम जब मेजर ट्रॉमा आता है तो 20-30 लोग एक साथ आते हैं चीखते हुए, चिल्लाते हुए। उन लोगों को जब हम ट्रीट करते हैं तो हमारे अंदर एक एड्रेनलिन रश ऐसा होता है ना कि यार जोश आ जाता है, और जब उनको ठीक करके उनका पेन कम करते हैं तो लगता है कि हाँ अब हमने कुछ काम किया। तो शुरुआत में तो यही था। फिर जब हमने ऑर्थोपेडिक्स कर ली तो उसके बाद फिर हमारा, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, सब स्पेशलिटीज आपने बहुत डेवलप हो गई, तब फिर मैंने सोचा कि यार अब मुझे क्या करना है। तब ये भाव जागा जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारे बुजुर्ग लोगों को देख के कई बार ऐसा हुआ कि हम देखते थे, क्योंकि हमारे इंडिया में एक्चुअली क्या है कि जॉइंट पेन जिसको हम बोलते हैं हाथ से, उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो लोग आते हैं तो बहुत ऐसे हिलते हुए, लंगड़ापन, बहुत गर्म लेते हुए आते हैं, आके बैठते हैं, डॉक्टर साहब
मेरे को बहुत दर्द है, तो एक गोली दवाई लिख दीजिए, कोई करने वाला नहीं है हमारे साथ में। हमारे कुछ ऐसे थे कि पेशेंट बहुत अफोर्डेबल थे, रिच पेशेंट थे, और उनके बच्चे मर रहे थे, बट केयर करने वाला कोई नहीं था। तो उन लोगों को जब देखा ना, तो मुझे लगा कि यार ये जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो रही है, और सिर्फ इस जॉइंट पेन के कारण ये हैंडीकैप फील कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट नो मोर इंडिपेंडेंट। तो मुझे लगा कि इसके लिए अपने को कुछ करना चाहिए, इस चीज में करना चाहिए। एक बात हमने आपके लिए सुनी है कि आप ऐसे डॉक्टर हैं जो यथा नाम तथा गुण है। मैं एक ट्रॉमा एक्सीडेंट से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कि ऑर्थोपेडिक पेन क्या होता है। एक्सीडेंट में जब बोन टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े मिल जाता है बहुत सारे, तो पेशेंट किस अवस्था में आते हैं मुझे वो अच्छे से पता है, मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। बड़े ही धीरज से, आपका नाम भी धीरज है, मगर आपके बारे में कहा जाता है कि बड़े ही धीरज से आप पेशेंट की सारी समस्याओं को सुनते हैं। मेरे सेकंड एंड मेजर ऑपरेशन हुए थे डॉक्टर साहब, और फाइनल मेरा ऑपरेशन जो हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ था। मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर्स देखे, बट द वे यू क्योर ये मैटर करता है। तो जिन डॉक्टर्स ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, मुझे अभी तक याद है। वही चीज आपके साथ भी है कि आपने जिन जिन का ट्रीटमेंट किया है वो आज तक आपको भूले नहीं है, आज तक आपको दुआएं देते हैं। ये हमारी स्टडी कहती है कि वो आज तक आपको दुआएं देते हैं। आप किस तरह से सुबह से शाम तक अपनी व्यस्त दिनचर्या में एक एक पेशेंट को बड़े धीरज के साथ सुनते हैं? थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन मैडम। फर्स्ट तो देखिए, जिस फील्ड में मैं आया हूँ, जो मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में करता हूँ, मैं जॉइंट्स को ऑपरेट करता हूँ, न्यूरोइक को, तो मेरा जो पेशेंट एज ग्रुप है वो नॉर्मली ओल्ड एज ग्रुप है, दैट इज मोर देन 45-50 इयर्स ऑफ इशू। ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर जिस फील्ड का होता है ना, वो उस फील्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है। आप किसी पीडियाट्रिशियन को देखेंगे, जब उससे बात करेंगे ना, तो आपको उसकी बातों में ऐसा लगेगा जैसे वो बच्चों को ट्रीट कर रहा है, उसके तरफ बचपना आ गया। आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को देखेंगे, अगर आप किसी मेल गायनेकोलॉजिस्ट को देखेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि गायनेकोलॉजिस्ट है, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में, उनके बिहेवियर में उस तरह की चीजें, उनकी सोच में उस तरह की चीजें आने लग जाती हैं। शायद आप मरीजों की तकलीफ को जीना शुरू कर चुके हैं। यस, सो ऐसा ही होता है। आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ओल्ड एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर पेशेंट्स पेन में होते हैं। होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस एज ग्रुप में प्रॉब्लम मतलब कि बाहर ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है। इस एज ग्रुप में उनको सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लोनलीनेस ज़्यादा है। अगर उनके बच्चे भी हैं तो वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। तो हमारे पास मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कई तो सिंगल, मतलब उनका पार्टनर भी नहीं होता, वो सिंगल ही होते हैं। तो वो लोग जब आगे परेशान होते हैं तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों में है ना, उनको ट्रीटमेंट करने से पहले उनको सुनना जरूरी है, उनको सुनना जरूरी है। इन सब के बीच में आपकी निजी जिंदगी जो है, कहीं वो प्रभावित हो रही है, या आप कहीं रिग्रेट फील करते हैं कि मैं शायद खुद को इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए, और वो समय जो मेरा अपना होना चाहिए। एक आम आदमी है, 9 to 5 जॉब के लिए गया और घर आने के बाद में बिल्कुल रिलैक्स है, मगर आपने अपने आप को पूरा झोंक दिया है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने उनकी तकलीफों को अपना लिया, जीना शुरू कर दिया। तो इनकी ये तकलीफ है, तो इसका निराकरण कैसे किया जाए? उस चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं मिस करते। देखिए मैम, दो चीजें होती हैं कि आप संतुष्ट कहाँ होते हैं। बेसिकली देखिए, आप जब कभी भी लेक्चर सुनेंगे टीवी पे या कोई पॉडकास्ट सुनेंगे, जैसा आप जो अपन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं। कई लोग आपको ये बोलेंगे कि आप अपनी, देखिए ये जिंदगी वापस नहीं मिलेगी, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने आप को काम में मत झोंकिए। उसी तरह दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको ऐसे लोग सुनने को मिलेंगे कि अगर आपको कुछ बनना है तो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल लाइफ, यू हैव टू सैक्रिफाइस योर फैमिली लाइफ। ठीक है, जैसा कि मैं, अगर हम बॉलीवुड एक्टर की बात करें तो मैं शाहरुख खान के इंटरव्यूज कई बार सुनता हूँ, वो बड़े इंस्पायरिंग लगते हैं मुझे, क्योंकि जिस लेवल पे वो पहुंचे हैं ना, मतलब मैं भी उसी लेवल से बहुत चीज़ उठा हुआ हूँ। अब आज जिस लेवल पे हूँ, नो डाउट भगवान की बहुत बड़ा उसमें बोल है, और मेहनत भी है, मेरे घर वालों को साथ है, स्पेशली मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ इसके अंदर। सो मुझे ये सब करके रिग्रेट कभी नहीं होता, और जिस चीज़ में आपको रिग्रेट नहीं होगा, जिसको आप एंजॉय कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए हो सकता है, किसी सामने वाले को लग सकता है कि अपनी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अपनी लाइफ को, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे घर वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें उनको भी खुशी मिलती है और मुझे भी खुशी मिलती है।
नो डाउट थोड़ा बहुत उनको लगता होगा, तो मैं किसी ना किसी भी तरह से मैनेज करता हूँ चीज़ों को। अब करने लगा हूँ, पहले बहुत ज़्यादा जोक लगा रहा, थोड़ा थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। तो बट फिर भी मुझे कभी रिग्रेट इस चीज़ का नहीं हुआ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे लगता है कि उस पर मैं सेटिस्फैक्शन फील करता हूँ, इसीलिए मैं वो करता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रिग्रेट मुझे होना चाहिए। डॉक्टर के लिए कहते हैं कि वो भावनाओं से ऊंचा उठ के ही इलाज कर पाते हैं, मगर कभी ऐसा आपको लगा कि आपके सामने पेशेंट पड़ा करा रहा है, आपके लिए जस्ट कोई पेशेंट है, आपको उसको ऑपरेट करके ठीक करना है, मगर कभी ऐसा हुआ होगा आपका दिल में आया किसी पेशेंट को देख के? हाँ मैडम, ऐसा तो कई बार होता है, ऐसा कई बार होता है, बट फिर उस इमोशंस को हमें रोकना पड़ता है। क्योंकि अगर डॉक्टर ही इमोशनल होकर ट्रीटमेंट करेगा तो वो पेशेंट के साथ वालों क्या सांत्वना दे पाएगा, तो पेशेंट को क्या सिंपैथी दे पाएगा, तो कई बार स्किप होना पड़ता है। बट ये भी दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर आप पेशेंट के इमोशन को फील नहीं करेंगे तो आप उनको ट्रीट भी ढंग से नहीं कर सकते। कुछ ऐसा याद आता है आपको जब कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको सच में लगा कि ईश्वर इसे जल्दी से सही कर दो, मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूँ और बात इसे ठीक कर रहा हूँ? कभी कभार भी बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जिस एज ग्रुप को मैं डील करता हूँ ना, उसमें बहुत सारे पेशेंट परेशान हैं। सबसे छोटा मरीज आपका किस उम्र का है? मैडम देखिए, अगर आप जैसे मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात अगर करूं तो नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि ये ओल्ड एज ग्रुप की प्रॉब्लम है। बट सबसे छोटा मरीज मेरा 22 साल का था। 22 साल की फीमेल गर्ल थी, उसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठिया जिसको बोलते हैं, वो तो आर्थराइटिस गठिया जिसको बोलते हैं ना, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। जी तो यू नो शी वाज सो इनकैपेबल इवन टू डू रूटीन एक्टिविटीज कि वो वॉशरूम जाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसको बैक पे ही सब चीज़ें करनी पड़ती थी। कॉलेज में गर्ल थी तो उसको मैंने ऑपरेट किया था, एंड नाउ इट्स अराउंड 10-12 years एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छा वो कर रही है, एंड बहुत बार वो हमेशा मुझे याद करती है, फ़ोन करती है, कभी मिलती है तो मुझे बहुत थैंक्स देती है कि साहब ने मेरी लाइफ बनाई। तो डॉक्टर सेकंड वर्ड ऐसे ही नहीं कहना, जैसे यही कमाई है, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि यही जो है वो आपकी असली कमाई है जब आपको वापस ही हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप शुरुआत में एंटर होते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपके लिए पैसा या मनी, जो मॉनेटरी टर्म्स होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन एक लेवल पे आके जब आप लोग जाते हैं तो आपको लगता है कि वो चीज़ सेकेंडरी और सेकेंडरी है, क्योंकि उसके बाद जब लोग आपसे मिलते हैं और आपको रास्ते में पहचानते हैं। इनफैक्ट कई बार मैडम ऐसा हुआ है कि इतने बुजुर्ग लोग 70-80-90 साल के लोग मेरे पैर छूने के लिए झुक जाते हैं, कहीं फंक्शन में मिलते हैं तो मुझे बड़ा शर्मिंदगी फील होती है। बट मैं सोचता हूँ कि यार उनके मन में उस टाइम पे क्या इमोशंस होंगे, राइट? तो वो इतने बड़े उम्र के होके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं हमेशा उनसे यही बोलता हूँ कि सर आप लोग मुझे धन्यवाद मत दीजिए, आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद दुआएं उनकी ईजी नहीं मिल पाती। अभी भी कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए डॉक्टरी एक पेशा नहीं है, उनके लिए अभी भी सेवा है, जैसा मैं पहले कह रही थी। एक और प्रश्न डॉक्टर साहब, इतने सारे मरीजों के बीच में सबसे बुजुर्ग मरीज आपने मुझे बताया था, हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे, सबसे बुजुर्ग मरीज उनकी उम्र क्या रही हो? उनकी उम्र 103 साल की। 103 साल की उम्र में नॉर्मली लोग ये बोलते थे कि हमें कुछ ऑपरेशन करा के सब क्या करना है, ठीक करा के हम जाने वाले हैं। पर वो माता जी की उनमें इतना जज्बा है, उन्होंने बोला कि देखो डॉक्टर साहब, मैं ना पूरे बहुत साल से बंदे जाती हूँ और मुझे तो बंदे जाना है, चाहे मेरी लाइफ 6 महीने हो चाहे साल हो, मुझे ये काम में नहीं छोड़ सकती, नहीं देख कर सकती। और तो लोगों में क्या बहुत मिथ है एक्चुअली सर्जरी के बारे में ना, किसी बार बेड पे आ जाएगी ये वो, और उन्होंने ऑपरेट कराया, उनका एक नी खराब था बहुत ज़्यादा, वो अपने ऑपरेट किया, दूसरे दिन वो डिस्चार्ज भी कर दिया, एंड फ्रॉम डे 2 वीक आफ्टर दिस सर्जरी उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना मुंबई जाना है सब चीज़ें। और 2 साल पहले की बात है, अभी भी वो 105 साल के आसपास हो गई। 103 साल की मेरे को तो उनको फिर आपको लोकल या एनेस्थीसिया में भी बड़ी समस्या में होगी। हाँ, मतलब इस तरह के केसेस कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, तो उसके लिए इनफैक्ट उनको हमने एनेस्थीसिया लोकस दिया ही नहीं, हमने सिर्फ आजकल एक ब्लॉक्स लगते हैं, यूएसजी गाइडेड ब्लॉक, अच्छा, उसमें आपसे वो सिक्से को सुन सकते हैं, आपको पूरा एक्सट्रा से ये होते नहीं है, तो वो मैंने किया, हमारा एनेस्थेटिक्स टीम ने किया, और उसको करने के बाद हमने सेफ्टी वो ठीक किया, एंड नाउ शी इज कंप्लीट। लगता है कि आपने जितनी दुआएं हासिल की हो वो कहीं ना कहीं आपके किस्मत चलने का पुण्य है।
आपने इस फील्ड में आना पसंद किया, आप बिजनेसमैन में बन सकते थे, आप किसी दूसरे फील्ड में भी हेल्प सकते थे। जिन मरीजों को आपने इलाज दिया उनकी दुआएं अपने आपको मिल रही हैं, तो इसके पीछे आपके पुराने बुजुर्गों की दुआएं वो कहीं ना कहीं काम है। होता है ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा उनका होगा, ऐसा इसे और दुआएं और आशीर्वाद कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप किसी को बोल रहे हैं ये लो आप 500 रुपये मुझे आशीर्वाद दे दो, नॉट पॉसिबल। अगर वो दे भी देंगे तो मन से देंगे, तो मन से निकली तो आशीर्वाद वो आपको तभी मिल सकती है जब सामने वाले वाला आपसे प्रसन्न और खुश है। आज आप रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो वो विंडो लॉक करने वाले जो भिखारी होते हैं वो तब तक आपसे लेगो करेंगे जब तक आपने उनका नोट नहीं टुकड़ा। नोट पकड़ाते ही वो ऐसे निकलेंगे जैसे कोई डील थी आप की, तो उनसे अब ब्लेसिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक लंबा दौर चलेगा हमारा सॉफ्टवेयर धीरज दुबे के साथ बातचीत का, कन्वर्सेशन का, मगर इस एपिसोड में इतना ही। आपको इंतजार करना पड़ेगा बहुत सारी प्यारी प्यारी चुनिंदा बातें और जानने के लिए डॉक्टर धीरज दुबे के बारे में। तब तक इंतजार कीजिए। फिलहाल द न्यूज़ शो इतना ही। नमस्कार।